हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने सुना था वांग जी उइंग को गोसू वापस ले आया था। अब आगे उइंग गोसू आके बिल्कुल हैप्पी नहीं था। वो जब वापस आ रही थी तो हियायू बहुत ज़्यादा रो रही थी। उइंग उसके पास जाके उसे कहता है, मैं कभी कभी यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया करूँगी। तुम भी अपने पेरेंट्स के साथ मुझसे मिलने के लिए गोसू आ जाना और हम दोनों रोज़ वीडियो कॉल पे बात किया करेंगे। उइंग गोसू वापस आके रोज़ हियायू से बात किया करती थी। हियायू स्कूल जाने लगा था। वो उइंग को रोज़ रोज़ स्कूल की नई नई स्टोरी सुनाता रहता था। जिंगी उइंग के गोसू वापस आने से बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उइंग अपने कमरे में ही हमेशा लॉक रहती थी। वो ज़्यादातर किसी से बात भी नहीं करता था, खाना भी बहुत कम खाता था। वांग जी ये सब नोटिस कर रहा था। वो किसी भी तरह उइंग को हैप्पी करना चाहता था, पर वो ऐसा क्या करे जिससे उइंग हैप्पी हो जाए। एक दिन मॉर्निंग में लैनी, जिंगी और उइंग ब्रेकफास्ट करने के बाद लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। वांग जी ब्रेकफास्ट करके रेडी होकर बाहर जा रहा था। तभी उसकी नज़र सर्वेंट के बेबी पर गया जो बाहर खेल रहा था। वांग जी उसके पास जाके उसे गोद में उठाकर लिविंग हॉल में ले आया। सब लोग उसके गोद में बेबी को देखकर शॉक था। सर्वेंट बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ऐसा नहीं था कि वांग जी बेबी पसंद नहीं करता था, वो बेबी बहुत ज़्यादा पसंद करता था, बस उसे नॉइज़ पसंद नहीं था। पर उसे उइंग की हर चीज़ पसंद था। उइंग बेबी के साथ रहना, उनके साथ खेलना बहुत पसंद करता था। वो हमेशा बेबी के साथ हैप्पी रहता था। बेबी से ज़्यादा तो नॉइज़ उइंग करता था। वांग जी को उइंग की आवाज़, उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद था। वांग जी हमेशा ही उइंग को बकबक करते हुए सुनना चाहता था। वांग जी वो सब कुछ करना चाहता था जिससे उइंग हैप्पी रहे, चाहे वो काम उसे खुद पसंद हो या ना हो। वांग जी ने देखा सब लोग उसे शौक नज़रों से देख रहा है। उसने उन सब की ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ? आप सब ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कोई भूत देख लिया है? सब होश में आ गए। लैनी कहती है, कुछ नहीं तो तुम तो अभी काम से बाहर जा रहे थे ना, तो अभी वापस क्यों आ गए? कोई काम है क्या? वांग जी ने कहा, नहीं, मैंने देखा ये बेबी बाहर अकेले खेल रहा था तो मैंने इसे यहाँ ले आया। उइंग इस बेबी को बहुत पसंद करता है, इसलिए। लैनी वांग जी की बात सुन के अपने मन में कहा, ओ मेरा बच्चा लंजा, तुम जिस मुंह से उइंग के लिए इतना कंसर्न दिखा रहे हो, बस उस मुंह से एक बार बोल दो, मॉम, मैं उइंग को पसंद करती हूँ, उसे शादी करना चाहती हूँ और मैं खुशी खुशी तुम्हारी शादी इस एंजल उइंग से करा दूंगी और शादी में पूरी गोसू को इनवाइट करूंगी। फिर तुम दोनों के बच्चे होंगे। उइंग तुम्हारे बच्चे के साथ ही खेला करेगी। जिंगी अपने मन में सोचा, क्या ये मॉन्स्टर इस बेबी फ्लावर को, इस फेरी को देके इसके हार्ट को चुरा के अपने पास कैद करना चाहती है? फिर उइंग के मासूम फेस की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचा, इसे तो मॉन्स्टर के चाल के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। नहीं नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। जिंगी तुरंत उठ के खड़ा होके वांग जी के गोद से बेबी को ले लेता है और वांग जी को कहता है, हम दोनों बेबी के साथ खेल लेंगे। वांग जी नोट करके वहाँ से चला जाता है। बेबी जिंगी के गोद से उइंग के पास चली जाती है। उइंग उस बेबी को लेके वहाँ से चला जाता है। उइंग के जाते ही लैनी जिंगी के कान खींचते हुए उसे कहता है, लंजा बेबी को उइंग को देने के लिए लाया। तुम्हें उइंग की जगह लंजा के हाथ से बेबी को लेने की क्या ज़रूरत थी? जिंगी दर्द में कराहते हुए कहता है, ग्रैंड मदर, मुझे दर्द हो रहा है। लैनी कहती है, तुम्हें अपने कर्मों के लिए इतना दर्द तो मिलना चाहिए। लैनी जिंगी के कान को छोड़ देता है। जिंगी अपने हाथ से कान को कवर करके वहाँ से भाग के अपने कमरे में चली गई और अपने बेड में बैठते हुए सोचा, इसका मतलब उस मॉन्स्टर के साथ मॉन्स्टर की मदर भी मिली हुई है फेरी के हार्ट को चुराने में। अब तो मुझे उन दोनों से लिटिल इनोसेंस फेरी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। उइंग को ऑफलैंड मेंशन में बहुत ज़्यादा बोर फील होने लगी थी।
उसे रह रह के अपने पेरेंट्स की याद आने लगी थी। वो फिर से दुखी रहने लगा था। उसने सोचा मैं अपने पुराने काम को फिर से शुरू करूँगी जिससे मैं खुद को बिजी रख पाऊँ। विंग को पेंटिंग और म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद था। यही सोच के वो जिंगी के पास गया। जिंगी से कहा क्या तुम पेंटिंग करने का सारा सामान और एक फ्लूट मुझे खरीद के ला के दे सकते हो? जिंगी ने पूछा क्यों? विंग ने कहा क्योंकि मैं पेंटिंग करना चाहती हूँ और फ्लूट भी प्ले करना चाहती हूँ। जिंगी एक्साइटेड होते हुए कहता है ठीक है मैं ला दूंगी, फिर तुम्हें मेरे भी एक पेंटिंग बनाना पड़ेगा। विंग स्माइल करके कहता है ओके। जिंगी विंग को पेंटिंग के हर सामान ला के दे देता है, साथ में फ्लूट भी। विंग पेंटिंग में अपने आप को बिजी कर दिया था। कभी कभी वो फ्लूट भी प्ले किया करता था। एक दिन शाम को वांग जी काम खत्म करके लैंड मेंशन वापस आया। कार से बाहर निकलते ही उसके कान में फ्लूट की एक मीठी धुन सुनाई दी। वांग जी ने सोचा क्या ब्रदर वापस आ गया है। उसने उस धुन को फॉलो करते हुए उस जगह तक पहुंचा। उसने देखा ओपन टेरेस के बाहर घर के सब सर्वेंट मेड और लैनी जिंगी खड़ा है। सब बाहर टेरेस पे ही देख रहा है। उनकी नज़र ऐसी है जैसे किसी ने उनको हिप्नोटाइज कर दिया है। वांग जी भी बाहर की ओर देखा। उसने देखा विंग एक चेयर पे बैठा हुआ हाथ में फ्लूट लेके कोई धुन प्ले कर रहा है। उसकी धुन ऐसी है जैसे कोई किसी को अपने अंदर के हर इमोशन को बयां कर रही है। विंग थोड़ी देर बाद फ्लूट प्ले करना बंद करके सिसकियाँ लेने लगी। सारे सर्वेंट वहाँ से चली गई। लैनी और जिंगी भी विंग के पास गई। वांग जी वहीं पर ही खड़ा रहा। लैनी विंग के शोल्डर पे हाथ रखा। विंग ने तुरंत अपने आंखों से आंसुओं को पोंछा। मुड़ के लैनी की ओर देख के स्माइल किया। लैनी ने विंग के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ के उसे कहा तुम बहुत अच्छा फ्लूट प्ले करती हो। विंग कहती है मेरे फादर बहुत अच्छा फ्लूट प्ले करता था, उन्होंने ही मुझे सिखाया है। ये सॉन्ग फादर ने मदर के लिए लिखा था। फादर और मदर जब कॉलेज में पढ़ते थे तब फादर ने इस सॉन्ग को प्ले किया था और मदर को शादी के लिए प्रपोज किया था। विंग की बात सुन के लैनी कहती है इसका मतलब तुम्हारे फादर तुम्हारे मदर से बहुत प्यार करती थी। विंग नोट करके कहते हैं मदर भी फादर से बहुत प्यार करती थी। लैनी विंग के पास वाले चेयर में बैठते हुए कहता है इसीलिए तो इतना प्यारा विंग हमें दिया है। लैनी की बात सुन के विंग लैनी के सीने से लिपट जाती है। वांग जी दूर पर खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। अपने मदर को विंग को ऐसे प्यार करते हुए देखकर वांग जी अपने अंदर एक वार्म फील करती है। वो स्माइल करके वहाँ से चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। लैनी को कुछ काम से विलेज वापस जाना पड़ा था। जिंगी के कॉलेज में आज एक सोशल इवेंट्स होने वाली थी। जिंगी अपने मन में सोचा आज वो विंग को अपने साथ लेके जाएगा, क्योंकि विंग जब से यहाँ गोसू वापस आया है तब से मेंशन में ही रहा है, कहीं भी बाहर नहीं गया है। वो विंग के पास आके उसे कहता है आज तुम मेरे साथ मेरे कॉलेज चलोगी सोशल इवेंट्स देखने के लिए। विंग जिंगी की ओर देखते हुए कहा मैं तो तुम्हारे साथ कॉलेज में नहीं पढ़ता। जिंगी कहता है इवेंट्स में आने के लिए कॉलेज में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज बाहर के हर कोई कॉलेज में अलाउ है, इसीलिए तुम भी मेरे साथ कॉलेज चलोगी। विंग कहता है जिंगी मैंने तो अम्मा या सर से परमिशन नहीं ली है। जिंगी हंसते हुए कहता है कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, तुम इंडिपेंडेंट हो और तुम मेरे साथ चल रहे हो। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, 30 मिनट में हम लोग निकलने वाले हैं। ये कहकर जिंगी वहाँ से चला जाता है। विंग रेडी होके बाहर आया। विंग एक पर्पल कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके फुल बॉडी को कवर कर रही थी। अपने लंबे बालों को पकड़ के एक पोनीटेल बनाया था। फेस पर लाइट मेकअप था। जिंगी उसके पास आके उसे देखते हुए कहा ओह गॉर्जियस, तुम्हें जो भी देखेगा बस तुम्हारे लिए पागल हो जाएगा। जिंगी की बात सुन के विंग शाय फील करने लगा। जिंगी ने कहा आओ चलो चलते हैं। विंग अपने हाथ में पकड़ा मैचिंग फेस मास्क को अपने
फेस पैड पहन लिया और जिंगी के साथ बाहर आके कार में बैठ गया। ये विंग का फर्स्ट टाइम था जो वो अपने मर्जी से कहीं बाहर जा रहा था। इससे पहले वो अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं गया था और ना ही उसे बाहर जाने की कोई परमिशन था। विंग खुशी से विंडो से बाहर देख रहा था और स्माइल कर रहा था। 40 मिनट बाद वो लोग कॉलेज पहुंच गए। कार से बाहर निकल के वो लोग कॉलेज के अंदर चले गए। कॉलेज बहुत बड़ा था और बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। इवेंट्स होने के कारण कॉलेज में आज बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। जिंगी विंग के हाथ पकड़ के अपने फ्रेंड्स के पास ले गया और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे इंट्रोड्यूस किया। विंग बहुत हैप्पी था जिंगी के साथ जिंगी के कॉलेज आके। दूर से बहुत सारे अल्फ़ा विंग को ही देख रहा था। विंग की पूरी फेस तो नहीं दिख रहा था पर उसकी बड़ी बड़ी आंखें अच्छे से देख रहा था। जिंगी ने कहा, चलो विंग, मैं तुम्हें मेरे क्लासरूम दिखाती हूँ। विंग जिंगी के साथ चला गया। जिंगी विंग को अपने क्लासरूम में लाकर उसे दिखाने लगा। तभी जिंगी के फ़ोन रिंग किया। जिंगी कॉल रिसीव करके फ़ोन पे बात करने लगा। कॉलेज के इवेंट्स को फुलफिल करने के लिए कॉलेज की ओर से स्टूडेंट्स को ग्रुप में बांटा गया था और सभी ग्रुप में एक एक काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। जिंगी भी एक ग्रुप में था। कुछ काम के सिलसिले में ही उस ग्रुप के बाकी मेंबर ने जिंगी को फ़ोन करके उनके पास बुलाया था। जिंगी फ़ोन रख के विंग के पास आके कहती है, विंग, तुम 10 मिनट तक मेरे यहाँ पर ही वेट करो। मुझे एक छोटा सा काम है, मैं जल्दी ही करके तुम्हारे पास आती हूँ। विंग उसे कहने ही वाला था, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, पर जिंगी उसके बात बिना सुने ही वहाँ से चला गया। वांग जी उसके असिस्टेंट और बहुत सारे गार्ड के साथ जिंगी के कॉलेज पहुँचती है। वांग जी उस कॉलेज की ओनर था। उसने अपने फादर के नाम पे ही उस कॉलेज का नाम रखा था। हर साल इवेंट में वांग जी को कॉलेज की ओर से इनवाइट किया जाता है एज ए चीफ गेस्ट। वांग जी हर साल कुछ टाइम निकल के कॉलेज के इवेंट्स में आती है, इवेंट्स को अटेंड करने के लिए। इस साल भी वो इसीलिए ही कॉलेज में आया है। विंग क्लासरूम को अच्छे से देखने लगा। तभी 5-6 अल्फ़ा उस क्लासरूम के अंदर आए। उन्हें देखकर विंग बहुत डर गया। वहाँ से जाने ही वाला था तभी उनमें से एक अल्फ़ा विंग के सामने आ गया। उसे कहा, डरो मत, हम भी जिंगी के फ्रेंड हैं, उसके साथ इसी क्लास में पढ़ते हैं। तुम तो जिंगी के फ्रेंड्स हो ना, तो हमने सोचा तुम्हारे बाद साथ भी फ्रेंडशिप कर लिया जाए। ये सुन के विंग कुछ भी नहीं कह पाया। उनमें से एक विंग के पास आके कहता है, हम तो तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं पर हमें तो तुम्हारा नाम ही नहीं पता। विंग और ज़्यादा डरने लगा। वो अपने मन में गॉड को प्रे करने लगा कि जिंगी को जल्दी से वहाँ भेज दे। उन अल्फ़ा में से एक ने कहा, तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? विंग को डरा हुआ देख के कहा, अरे डरो मत। जिंगी कॉलेज के काम ख़त्म करके विंग के पास आ ही रहा था तभी उसके कुछ फ्रेंड्स उसके पास आके कहता है, जिंगी, तुम्हें पता है इस साल कॉलेज के इवेंट्स में चाइना के बेस्ट सिंगर भी आए हैं। चलो ना वहाँ चलते हैं, उनके पास जाके सेल्फी लेते हैं। जिंगी उनकी बात सुन के खुश होकर उनके साथ चली गई और विंग के बारे में पूरी तरीके से भूल गई। कॉलेज में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण वांग जी कॉलेज के गेट के बाहर ही कार से उतर जाती है। कार से उतरते ही उसकी नज़र जिंगी के कार के ड्राइवर पर पड़ती है। वांग जी को देख के वो ड्राइवर उनके पास आके उन्हें ग्रीट करके कहती है, बॉस, ये फ़ोन कार के अंदर पड़ा था, किसी का कॉल बार बार आ रहा है। वांग जी उस ड्राइवर के हाथ से फ़ोन को ले लेती है। फ़ोन देखते ही वांग जी पहचान गया, ये विंग का फ़ोन है। उसने ही इस फ़ोन को खरीद के विंग को दिया था। वांग जी तुरंत ड्राइवर से पूछता है, क्या जिंगी के साथ कोई और भी आया है? ड्राइवर कहता है, बॉस, एक नया पर्सन था। मैंने उनका फेस तो नहीं देखा क्योंकि उनकी फेस पर मास्क लगी हुई थी। वांग जी उसे ओके कहा और कॉलेज के अंदर चला गया। दूसरी तरफ एक अल्फ़ा विंग के पास आके उसे कहा,
तुम पर ये मास्क ज़्यादा सूट नहीं कर रहा है। ये बोल के वो विंग के मास्क को टच करने ही वाला था, तभी विंग उसके हाथ को झटक देता है और वहाँ से भागने ही वाला था, तभी और एक अल्फा विंग के ड्रेस को पीछे से पकड़ लिया। विंग बहुत छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। बहुत ज़्यादा खींचने के कारण विंग के ड्रेस साइड से फट गया और उसके एल्बो डोर पर लग गई, जिसके कारण उसके एल्बो पर चोट लगी और खून आने लगा। विंग किसी भी तरह खुद को संभाल के वहाँ से स्पीड से भागने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ भागे और कहाँ छुपे। वो अल्फा भी विंग के पीछे पीछे भागने लगा। बिल्डिंग बहुत बड़ा था। भागते भागते विंग एक बार गिर गई और फिर किसी भी तरह खड़ी होकर फिर से भागने लगा। बहुत ज़्यादा डरे होने के कारण उसकी बॉडी शेक कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा स्वेटी होने लगा था। इधर उधर देख के सामने एक वॉशरूम देख के विंग वहाँ जाकर छुप गई और अंदर से डोर को लॉक कर दिया। अंदर बैठ के वो लंबी लंबी सांस लेने लगा। कुछ सेकंड बाद विंग खुद को काम करके अपने फ़ोन को ढूंढने लगा। शायद वो अगर जिंगी या वांगजी को कॉल करेगा तो वो लोग उसकी मदद कर सकती हैं। पर विंग को फ़ोन कहीं नहीं मिला। उसे याद आया वो तो फ़ोन कार में ही भूल गया है। अपने सर पे मारते हुए विंग रोने लगा। बाहर वो सब अल्फा विंग को ढूंढ रहे थे। थैंक